हेलो एवरीवन। आज इम्यूनोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में हम एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन की बात करेंगे। एग्ज़ाम पास थे इसीलिए मैंने यूनिट 4 के कुछ टॉपिक पहले ही बता दिए हैं, लेकिन यूनिट 4 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन से स्टार्ट होती है यूनिट 4। तो उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। इसमें हम एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन का टाइप देखेंगे, एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, एलाइजा, रिया, ये सारी टेक्निक्स भी इसमें पढ़ेंगे। तो आज हम जनरल कॉन्सेप्ट देखते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन किस टाइप के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। अब देखिए, एंटीजन और एंटीबॉडी जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं या उनके बीच में जिस तरह की भी बॉन्डिंग होती है वो कोई कोवेलेंट टाइप की बॉन्डिंग नहीं होती। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो हमारे जितने भी ऑर्गेनिक या जैसे हमारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन में ऐसा नहीं होता कि हम एनर्जी देंगे तभी एंटीजन एंटीबॉडी से अलग होगा, ऐसा तो होता नहीं है। एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड होता है, जहाँ पर लेके जाना होता है उसका जो फेट होता है उसको कंप्लीट करने के बाद वो उससे अलग भी हो जाता है या उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत कोई एनर्जी देनी पड़ती हो अलग से। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन नॉन कोवेलेंट टाइप का इंटरेक्शन होता है। हम एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे और उसको इजीली समझते जाएंगे। एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग इज हाईली स्पेसिफिक and involves weak and reversible non-covalent interaction comprising mainly of van der Waals forces, electrostatic forces, hydrogen bonding and hydrophobic forces। अब देखिए, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन ये स्पेसिफिक तो होता ही है। इसकी जो भी प्रॉपर्टी है मैं यहाँ फिर से लिख दे रही हूँ जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी हो। स्पेसिफिक होती है एंटीजन एंटीबॉडी की बाइंडिंग या उनका इंटरेक्शन स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं होता कि एक से ज़्यादा एंटीबॉडी भी एक एंटीजन के साथ बाइंड कर सकती हैं, लेकिन जो पैराटोप सेलेक्ट मतलब पैराटोप या एपीटोप का जो सिलेक्शन होता है वो स्पेसिफिक होता है। मैं क्या कह रही हूँ मैं फिर से बता दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एंटीजन है, ठीक है। इस एंटीजन में कई सारे ग्रुप्स फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, अलग अलग कई सारे मोइटीज प्रेजेंट होंगी। ये मैंने बनाया है एंटीजन, ठीक। अब ये हमारी एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी इससे बाइंड करेगी। तो मान लेते हैं हम इस वाले इपीटोप से ये वाला एंटीबॉडी बाइंड कर रहा है, ठीक। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें इनकी बाइंडिंग के बाद कैसा बनेगा, तो हम बनाते हैं कुछ इस तरह का। यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो साइड थी यहाँ पे एंटीबॉडी इस तरह से बाइंड कर गई, ठीक है। तो ये वाला एंटीजन पे जो प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं इपीटोप। एंटीजन पे जो भी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है उसको इपीटोप कहते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो ये इपीटोप हो गया। और इपीटोप एंटीबॉडी के जिस सेगमेंट के साथ बाइंड करता है उसको हम पैराटोप कहते हैं। तो मतलब ये हो गया हमारा इपीटोप और ये हो गया हमारा एंटीबॉडी पे पैराटोप। इपीटोप एंटीजन पे प्रेजेंट होगा, पैराटोप एंटीबॉडी पे प्रेजेंट होगा। इपीटोप एंटीबॉडी के पैराटोप से बाइंड करेगा और ये पैराटोप और इपीटोप की बाइंडिंग बहुत स्पेसिफिक होती है। मतलब ये कि अगर ये वाला एंटीबॉडी ये वाली जो एंटीबॉडी है इस वाले इपीटोप के साथ बाइंड कर रही है तो किसी और इपीटोप के साथ बाइंड नहीं कर पाएगी। किसी और इपीटोप के साथ बाइंड होने के लिए हो सकता है दूसरी एंटीबॉडी स्पेसिफिक हो। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप जितने भी तरीके के फंक्शनल ग्रुप उस एंटीजन पे प्रेजेंट होंगे उतने टाइप की एंटीबॉडी उससे बाइंड कर सकती है। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर इपीटोप के लिए क्या होगा, पर्टिकुलर इपीटोप के लिए कोई एक ही पैराटोप या कोई एक एंटीबॉडी ही स्पेसिफिक होगी। और इनकी बाइंडिंग कैसी होती है, रिवर्सिबल, ठीक। ऐसा तो है होता नहीं कि एक बार ये बाइंड कर जाएगा तो हमेशा बाइंडेड ही रहेगा। जो भी इसका फेट है वहाँ पे इसको पहुँचाने के बाद एंटीजन को ये फ्री भी हो सकता है, ठीक। तो वही लिखा हुआ है कि एक तो इनकी बाइंडिंग स्पेसिफिक होती है, वीक होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन जाता। तभी वीक बॉन्ड मतलब नॉन कोवेलेंट। जहाँ वीक वर्ड आएगा वहाँ नॉन कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा, जहाँ स्ट्रॉन्ग वर्ड आएगा वहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक। तो वीक इंटरेक्शन होता है, रिवर्सिबल मतलब रिवर्सिबल, एक बार इंटरेक्ट होने के बाद भी वापस अलग भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा के लिए ही जुड़े रह जाएं,
ठीक है, तो रिवर्सिबल नेचर का होता है, स्पेसिफिक होता है, वीक होता है और नॉन कोवेलेंट टाइप का होता है। तो उसके चारों पॉइंट मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, स्पेसिफिक, वीक, रिवर्सिबल और नॉन कोवेलेंट टाइप का। ये नेचर हो गया हमारा एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन, इस टाइप का होता है। आप इसको वर्ड्स में याद कर, मतलब पॉइंट में याद करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन स्पेसिफिक होता है, वीक होता है, रिवर्सिबल होता है और नॉन कोवेलेंट होता है। नॉन कोवेलेंट का मतलब ये हो गया कि नॉन कोवेलेंट की जो इंटरेक्शन के टाइप्स होते हैं वो होते हैं वॉन्डरवॉल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोफोबिक फोर्सेस। ये टाइप्स हैं नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के। अगर टाइप्स के नाम याद रहते हैं तो आपको ठीक है, वरना आप केवल नॉन कोवेलेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन इंश्योर्स टाइटली बाउंडेड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। अब जैसे कि मान लीजिए एंटीजन का हम कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट या एपिटोप की बात कर रहे हैं जो किसी एक पर्टिकुलर पैराटोप से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारा एंटीबॉडी है, ठीक, ये हमारा इस तरह से एंटीजन है। ठीक है, एंटीजन का एक पार्ट हमने इसके अंदर घुसा हुआ बनाया है। हम मानते हैं कि ये वाला जो इपीटोप है वो इस पैराटोप के साथ बाइंड कर रहा है, ये इधर के साथ बाइंड कर रहा है, ये इधर के साथ बाइंड कर रहा है, ये इधर के साथ, ये इधर के साथ, ये इधर के साथ। तो जितनी ज़्यादा एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में बाइंडिंग होगी, मतलब उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। मतलब इसमें हमने दिखा रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। वीक, बहुत ही ज़्यादा वीक इंटरेक्शन कैसा होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एंटीबॉडी है, ये एंटीजन है, ये एक दो जगह पे इंटरेक्ट किया तो ये वीक है, ये कई जगह किया है तो स्ट्रॉन्ग है। तो वही लिखा हुआ है कि मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं ना, भले ही वो नॉन कोवेलेंट टाइप के ही हो, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, टाइटली बाउंड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, सही, टाइटली बाउंड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक, अब देखिए आता है उस पर एफिनिटी और एविडिटी। एफिनिटी और एविडिटी होता क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू। उसके बाद जो यहाँ पे वर्ड्स में लिखा हुआ, मतलब ये सेंटेंसेस के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम जब समझ लेंगे तो हमारे लिए इसको पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा ये एंटीबॉडी है, ये एंटीजन है। तो एंटीजन का पर्टिकुलर एपिटोप एंटीबॉडी के पैराटोप के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एंटीजन का इपीटोप है वो एंटीबॉडी के पैराटोप के साथ बाइंड कर रहा है, तो इसकी जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ है उसको हम कहेंगे एफिनिटी। ठीक है, अभी आपको बहुत क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन अभी जब मैं एविडिटी बताऊंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब देखिए, एविडिटी बनाया मैंने, ये एंटीजन है, ये एपिटोप, ये एपिटोप, ये एपिटोप, ये सारे एपिटोप बनाए हुए हैं मैंने, और ये डिफरेंट पैराटोप के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है बहुत अंदर तक मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि वेरिएबल रीजन जो एंटीबॉडी का होता है वही बाइंडिंग में इन्वॉल्व होता है। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एंटीजन एंटीबॉडी के साथ जितनी ताकत के साथ जुड़ा रहता है वो उसकी एफिनिटी कहलाती है। मतलब इन दोनों की आपस में एफिनिटी को दिखाता है, एक सिंगल पॉइंट पे इनका जुड़ा होना। और एक एंटीजन की जो ओवरऑल बाइंडिंग स्ट्रेंथ होती है एंटीबॉडी के साथ वो कहलाती है एविडिटी। ठीक है, तो एफिनिटी में क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जितनी बाइंडिंग स्ट्रेंथ होगी एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में उसको कहेंगे एफिनिटी, और पूरे के पूरे होल कॉम्प्लेक्स की जितनी बाइंडिंग एफिनिटी होगी या बाइंडिंग स्ट्रेंथ होगी उसको हम कहेंगे एविडिटी। ठीक है, तो ये अगर एफिनिटी को हम समझना चाहें तो सिंगल, मतलब एक तरह से बाइंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ सिंगल पॉइंट, और ये ओवरऑल बाइंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज कॉल्ड एविडिटी। तो आप कह सकते हैं कि जो एविडिटी होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एज कम्पेयर टू एफिनिटी, क्योंकि एफिनिटी सिंगल पॉइंट की बात हो रही है, एविडिटी ओवरऑल की बात हो रही है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। Sum of attractive and repulsive forces effective between the antigenic determinant and the active site of a specific antibody.
ये थोड़ा टफ है, इसलिए इसको मैंने और इजी करके लिखने की कोशिश की है कि एफिनिटी मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एन इपिटोप एंड एन एंटीबॉडीज एंटीजन बाइंडिंग साइट। एन इपिटोप मतलब एक सिंगल इपिटोप की बात हो रही है, और एंटीबॉडी की एंटीजन बाइंडिंग साइट पे जो इपिटोप की बाइंडिंग स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन, जिस ताकत के साथ बंधा होता है, वो कहलाती है एफिनिटी। और एविडिटी क्या होती है? एविडिटी गिव्स अ मेजर ऑफ द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ एन एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स। ठीक, ओवरऑल स्ट्रेंथ जो जितनी पूरी ताकत के साथ बंधा होगा। अब देखिए एविडिटी किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले एविडिटी किस पर डिपेंड करेगी? एफिनिटी पे। जितनी ज़्यादा एफिनिटी होगी एविडिटी अपने आप ही ज़्यादा होने लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक ही सिंगल पॉइंट की बात करेंगे और पूरे की बात करेंगे, तो सिंगल पॉइंट पे अगर बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो एविडिटी तो अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो पहले पॉइंट तो यही हो गया कि एविडिटी एफिनिटी पे डिपेंड करती है। उसके बाद एविडिटी किस पे डिपेंड करती है? वैलेंसी ऑफ बोथ द एंटीजन एंड एंटीबॉडी। वैलेंसी का क्या मतलब होता है? टोटल नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट। जितनी ज़्यादा जगह पर बाइंडिंग होगी एविडिटी उतनी स्ट्रांग होगी। तो वैलेंसी का मतलब यही हो गया ना, टोटल नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन एन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ठीक, तो वैलेंसी जितनी ज़्यादा जगह पे बाइंड करेंगे उतना ही ज़्यादा एविडिटी होगी, उतनी ही ज़्यादा ताकत के साथ वो बंधा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद होता है स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स दैट इंटरेक्ट। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट पर डिपेंड करेगा एंटीजन एंटीबॉडी के कैसे, वो भी हम समझते हैं। सबसे पहले आप वैलेंसी के बारे में लिख लीजिएगा, जो सेकंड पॉइंट था इस पर डिपेंड करी थी। वैलेंसी होता है नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे डिपेंड करेगा? मान लीजिए कि हमारा एंटीजन किसी सरफेस से चिपका हुआ है, सब चिपके हुए एंटीजन है, ऊपर से हमने एंटीबॉडी डाला तो ये ऐसे सिंपली बाइंड कर जाएगी। लेकिन हमारा मान लीजिए एंटीजन भी चिपका हुआ नहीं है, वो भी सॉल्यूशन में सस्पेंडेड है, एंटीबॉडी भी सस्पेंडेड है, तो हो सकता है कि एंटीजन को एंटीबॉडी को एंटीजन मिले ही ना, कोलिजन जब मतलब होने की मतलब ज़्यादा सॉल्यूशन है, आपस में तैरते रहेंगे, इसका इससे इंटरेक्शन ही नहीं हो पाएगा, इससे बाइंडिंग तो तभी होगी ना जब इसको मिलेगा। सॉल्यूशन में सब तैर रहे हैं, इधर उधर सब छितरे हुए हैं, तो क्या होगा? इनके बीच में बाइंडिंग ठीक से अगर नहीं हो पाएगी, ये दोनों आपस में मिलेंगे ही नहीं, तो बाइंडिंग ही नहीं होगी। इसमें तो क्या है कि ये पूरा यहाँ चिपके हुए हैं, ऊपर से एंटीबॉडी डालेंगे तो यह बाइंड करेगी ही करेगी। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में इसकी एविडिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फ्री एंटीजन। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि इमोबिलाइज एंटीजन है, अगर जो मोबाइल फेज में ना हो, इमोबिलाइज हो मतलब मूव ना कर सकता हो, प्रोवाइड्स मोर अपॉर्चुनिटी फॉर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म देन फ्री एंटीजन। जब इमोबिलाइज एंटीजन होता है तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अगर एंटीजन हमारा सॉल्यूशन में फ्री है। फ्री होगा तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बहुत आसानी से नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इधर उधर तैरते रहेंगे, वो उसको मिलेगा ही नहीं, सब खोए रहेंगे। वहीं सॉल्यूशन में बहुत मुश्किल से कोई मिलेगा एक जगह पे, तो इंटरेक्शन हो पाएगा। इसमें क्या होगा? ज़्यादा चांसेस होंगे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि हमारी जो एविडिटी है वो किस किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखिए क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है। When an antigen is mixed with a polyclonal antibody, multivalent interaction may lead to large, stable, high-avidity structure being formed. Polyclonal antibodies are therefore ideal for immunoprecipitation experiment. देखिए, इम्यूनोप्रेसिपिटेशन एक्सपेरिमेंट के लिए पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी होना मतलब ज़्यादा सही रहता है। अब ये पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती हैं, और ये जो इंटरेक्शंस की बात करें ना, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी और मल्टीवेलेंट इंटरेक्शन, इसको मैं समझा देती हूँ कि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी क्या होंगी। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि ये एंटीजन है, इस पर कई सारी बाइंडिंग साइट हैं। ठीक, अब ये पर्टिकुलर कोई बाइंडिंग साइट किसी एक पर्टिकुलर ही एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, तो अगर हम इसमें मोनोक्लोनल मतलब एक ही टाइप की एंटीबॉडी डालेंगे जो इसी से बाइंड हो सकती होंगी, दो वर्ड है, देखिए आपको मैं समझा दे रही हूँ, मोनोक्लोनल एंड पॉलीक्लोनल। तो देखिए, एक एंटीबॉडी एक ही जगह कहीं जाके बाइंड होगी, तो मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडी है। ठीक, इसी टाइप की अगर सारी एंटीबॉडी अगर हमने बना ली तो ये मोनोक्लोनल हो गई। मोनोक्लोनल मतलब जो एक ही सेल, एक ही प्लाज्मा सेल जिसको सिक्रीट की हो, एक ही प्लाज्मा सेल से जो सिक्रीट हुई होंगी वो क्या होंगी? सब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होंगी।
और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी क्या होगी, अलग अलग प्लाज्मा सेल जिसको सिक्रीट की होंगी, जिनकी अलग अलग बाइंडिंग साइट होगी, मतलब जो अलग अलग टाइप के इपीटोप के साथ बाइंड करने के कैपेबल होंगी, वो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी होगी। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक ही टाइप की होती है जो किसी एक पर्टिकुलर इपीटोप के लिए स्पेसिफिक होती है। पॉलीक्लोनल क्या होगी, उसमें अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज मिक्स होंगी जो वैरायटी ऑफ इपीटोप को रिकॉग्नाइज कर सकती होंगी। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी है हमारे पास तो कई सारे इंटरेक्शन बनेंगे। एक एंटीबॉडी यहाँ बाइंड हो जाएगी, एक यहाँ बाइंड हो जाएगी, एक यहाँ बाइंड हो जाएगी, इससे अलग अलग एंटीबॉडी कई जगह पे बाइंड हो जाएंगी। तो हमारा एक अलग पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम कहेंगे एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, देखिए व्हेन एन एंटीजन इज मिक्स्ड विद अ पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी मल्टीवेलेंट इंटरेक्शन में लीड टू लार्ज स्टेबल स्ट्रक्चर बीइंग फॉर्म। तो बहुत ही लार्ज स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि एक ही एंटीजन से कई सारी एंटीबॉडी बाइंड कर गई है तो एक लार्ज स्ट्रक्चर बन जाएगा। और मोनोक्लोनल के केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो एक ही जगह पे जाके बाइंड होंगी। तो यही इसमें लिखा है, कोई ऐसा बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है जो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करे या समझ में ना आए। सिंपल सी बात है कि मोनोक्लोनल होंगी एक ही जगह बाइंड करेंगी, पॉलीक्लोनल होंगी तो कई सारी उनकी बाइंडिंग साइट होगी ना, अलग अलग बाइंडिंग साइट होगी, तो बहुत ज़्यादा तरह से इंटरेक्शन होगा वहाँ पे। एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जहाँ कई सारे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बन जाएंगे। तो ये अल्टीमेटली इम्यूनोप्रेसिपिटेशन रिएक्शन कॉज करेगी। ठीक, इम्यूनोप्रेसिपिटेशन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा मैं डीप में अभी नहीं बता रही हूँ। कि सिंपल आप मोनोक्लोनल पॉलीक्लोनल में डिफरेंस जान लीजिए। जो कि हमारा एक ही टाइप की एंटीबॉडी है तो मोनोक्लोनल अलग अलग स्पेसिफिसिटी की ही तो पॉलीक्लोनल हो जाती है। अब देखते हैं स्पेसिफिसिटी और क्रॉस रिएक्टिविटी क्या होती है। स्पेसिफिसिटी देखिए जो वही होती है जो हमें आपको एफिनिटी में बताया था। एफिनिटी में मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल पॉइंट पे एंटीजन एंटीबॉडी जितनी ताकत के साथ बाइंड करती है उसको एफिनिटी कहते हैं। ताकत का जो मेजरमेंट है वो एफिनिटी है और उनकी एबिलिटी स्पेसिफिसिटी कहलाती है। मतलब किसी एक ही पॉइंट पर एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में बाइंडिंग की जो एबिलिटी है वो स्पेसिफिसिटी कहलाएगी, एबिलिटी को स्पेसिफिसिटी कहेंगे, और जो इनकी स्ट्रेंथ है उसको कहेंगे एफिनिटी। तो जहाँ स्ट्रेंथ आ जाएगा वहाँ एफिनिटी हो जाएगा, जहाँ एबिलिटी आ जाएगी स्पेसिफिसिटी हो जाएगी। तो स्पेसिफिसिटी क्या हुई, एबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एंटीबॉडी एक्टिव साइट टू रिकॉग्नाइज एंड इंटरेक्ट विद ओनली अ सिंगल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। क्रॉस रिएक्टिविटी क्या होती है, कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एंटीबॉडी एक्टिव साइट टू रिएक्ट विद मोर देन अ सिंगल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और इफ अ पॉपुलेशन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट विद मल्टीपल एंटीजन। मतलब जो यहाँ पे हमने केस बनाया हुआ है कि एक पॉपुलेशन है एंटीबॉडी की जो अलग अलग इपीटोप के साथ रिएक्शन कर रही है, ये क्रॉस रिएक्टिविटी है। या क्रॉस रिएक्टिविटी एक और चीज़ हो सकती है कि मान लीजिए एक ही एंटीबॉडी है, यहाँ भी रिएक्शन कर रही है किसी और एंटीजन के साथ भी वही उसी टाइप का एपिटोप मिल गया तो वहाँ भी इंटरेक्शन कर रही है, तो ये क्रॉस रिएक्टिविटी कहलाएगा। मतलब दो जगह रिएक्शन हो रही है, या तो हमारी दो जगह एंटीजन पे ही एंटीबॉडी रिएक्शन कर रही है, एक ही एंटीबॉडी के दो अलग अलग जो हमारे पार्ट हैं वो अलग अलग एंटीजन के साथ बाइंड हो रहे हैं। वो होगा कैसे ये बताइए। हमने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर जो साइट है वो एंटीजन की किसी एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे बाइंड हो जाएगी, तो ये दूसरी साइड पे कैसे बाइंड हो जाएगी, कैसे बाइंड होगी। मान लीजिए हमारा एक पर्टिकुलर टाइप का एंटीजन बैक्टीरिया है, साल्मोनेला मान लीजिए है, साल्मोनेला के पर्टिकुलर पॉइंट पे ये ऐसे बाइंड हो रहा है, दूसरा साल्मोनेला के बैक्टीरिया के सेम उसी पॉइंट पे ये भी बाइंड हो सकता है। स्पेसिफिसिटी तो अभी भी बनी हुई है, एक ही जगह पे बाइंड हो रही है लेकिन अलग अलग बैक्टीरिया से, अलग अलग बैक्टीरिया के उसी ग्रुप से बाइंड हो रही है, तो ये हमारी क्रॉस रिएक्टिविटी को शो करेगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है क्रॉस रिएक्टिविटी की कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एंटीबॉडी एक्टिव साइट, ठीक है, to react with more than a single antigen determinant or if a population of antibody molecule to react with multiple antigen। या आप सिंपल इसमें ये भी लिख सकते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी में, क्रॉस रिएक्टिविटी रिप्रेजेंट द बाइंडिंग एबिलिटी ऑफ अ सिंगल एंटीबॉडी विद मोर देन 2 इपिटोप्स या मोर देन 1 इपिटोप। ठीक, तो ये हमारा हो गया कुछ डेफिनेशंस हैं जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन में काम आती हैं। एफिनिटी एबिलिटी बहुत पूछा जाता है, स्पेसिफिसिटी और क्रॉस रिएक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए। एबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सिंपल आज मैंने इंट्रोडक्शन बताया आपको एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का, इसके नोट्स भी मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगी, आप वहाँ से इसके नोट्स ले सकते हैं। और आज के बाद से मैं जितने भी वीडियो बनाऊंगी उसके नोट्स उसी वीडियो में नीचे अटैच मिलेंगे। कई लोगों ने वीडियो के बाद मुझसे नोट्स मांगे हैं, तो पुराने नोट्स तो अवेलेबल करा पाना बहुत आसान नहीं है अभी मेरे लिए, लेकिन मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि वो भी आपको अवेलेबल करा सकूँ।
और अब इसके बाद के सारे नोट्स जो हैं वीडियो में अटैच होंगे, लिंक पे जाके आप वहाँ से देख सकते हैं या उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा और अच्छे तरीके से वीडियो बना पाऊँ आप लोगों के बेटरमेंट के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।